निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? जी हां, बात हो रही है आपके फंडामेंटल राइट की। तो आपका फंडामेंटल राइट आपके संविधान के भाग 3 में है, पहली बात। दूसरी बात, ये आर्टिकल 12 से, कहां से? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और इसी संविधान के अनुच्छेद 32 में 12 से 35 के बीच में 32 दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी भी संविधान के अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी राज्य या कोई संस्था आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी होगी न्यायपालिका की। और न्यायपालिका आपका है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये 32 और 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो रिटों की बात हम लोग अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत आपके मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करता है और लागू करवाता है। तो 13 के तहत ये पावर मिला है, 32 और 226 के तहत वो पावर एक्टिवेट होता है। क्लियर? तो ये रहा पहले सवाल का उत्तर डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा सवाल देखते हैं। ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो सबसे पहले हम अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक हम कहते किसे हैं? माइनर हम कहते किसे हैं? ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या भारतीय पॉपुलेशन के 10% से कम है, 10% या कम है इससे, तो हम उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्ग में अभी हमारे यहां इस फार्मूले को लागू किया गया है और इस फार्मूले को ओवरलैप भी कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, मुस्लिम के साथ साथ सिख भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं और बौद्ध भी शामिल हैं। बेसिकली यहां पर जो असली फोकस अल्पसंख्यकों को लेकर होता है वो होता है मुस्लिम समुदाय को लेकर के, जबकि ये सारे लोग शामिल हैं। तो इसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में जो 2 आर्टिकल दिए गए हैं ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को संस्कृति संबंधी अधिकार, कल्चरल राइट, उनको अपनी संस्कृतियों की रक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि वो अपने मनपसंद के एजुकेशन सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं, उसको रनिंग में ला सकते हैं और उसके लिए वो व्यवस्थित नियम, कानून और संरक्षण बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 30। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे 2 सवाल। अब आते हैं हम लोग इस अग्नि परीक्षा के तीसरे सवाल पर। तो बिल्कुल तैयार रहिए। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो वाद का मतलब होता है वो केस, कोर्ट केस। तो जब भी कोई संवैधानिक मसला आता है तो भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक जो है संवैधानिक पीठ बनाई जाती है और जब कोई संवैधानिक मुद्दा होता है तो वो पीठ डिसीजन देती है, लेकिन वो डिसीजन किसी मामले में दिया जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है वाद, मतलब वो मुकदमा। तो विच लॉ हैज बीन गिवन पार्लियामेंट राइट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो यहां पर कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की बात की गई है। तो इस दी गई है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। तो यह वाद का फैसला हुआ 1973 में और इसी फैसले के बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन करने का अधिकार मिला। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करने का अधिकार मिला। क्लियर? तो ये 2 अधिकार मिले यहां पर कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में मौलिक अधिकारों में भी और साथ साथ
उद्देशिका में है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ये कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, मतलब जेल में बंद किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो किस आर्टिकल के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, किस आर्टिकल के द्वारा उन्हें जो है डिफेंड किया जाता है, तो वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता क्या है कि हमें धर्म, लिंग, जाति या निवास स्थान के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 15 के तहत की जाती है और इसके लिए जो रेट आती है वो आर्टिकल 32 में है, जिसे आप कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसमें क्या है, वैधिक प्रक्रिया। पहला विकल्प आपका है वैधिक प्रक्रिया, दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और तीसरा है दृष्टांत और अभिशमय, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो वास्तविक क्वेश्चन है वो जुडिशियल रिव्यू का है, न्यायिक पुनराविलोकन का। ये शक्ति भारतीय संविधान में कॉपी की गई है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्यों कॉपी की गई है, इसका जो मोटो है वो जान लीजिए। देखिए, भारत में संविधान का संरक्षण, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के संरक्षण और आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है संविधान के द्वारा। मौलिक अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है जुडिशरी को, न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका क्या करती है, जब भी कोई ऐसा कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो या संविधान के विपरीत हो, तो क्या करती है न्यायपालिका, न्यायपालिका उस कानून को उस सीमा तक शून्य कर देती है जिस सीमा तक वो संविधान के विपरीत हो या मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। तो इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है। अब ये जुडिशियल रिव्यू कोई विधिक प्रक्रिया नहीं, वैधिक की जगह आप विधिक कर सकते हैं, सो लीगल प्रोसेस है ये विधिक प्रक्रिया नहीं है, ये कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। मतलब संविधान द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो दैट इज अ लीगल प्रोसेस। नहीं कहा जा सकता इसे, क्या है, प्रोसीड्यूर एस्टेबलाइज्ड बाय लॉ। क्लियर। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। क्लियर। इसका राइट आंसर होगा बी। याद रहे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कभी भी आपको परेशानी में डाल सकता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसे आप कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल राइट में, या 7th शेड्यूल में है, या आपके प्रियम्बल में है। तो यहां पर प्रियम्बल, यहां पर 7th शेड्यूल, और यहां पर फंडामेंटल राइट, और यहां पर प्रियम्बल, किसमें है आपके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। देखिए, जब जो है संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। भारत के नागरिकों को सरकार जितनी सुविधाएं दे सकती थी उतना उसने फंडामेंटल राइट में दे दिया। लेकिन कुछ और सुविधाएं हैं जो भारत के नागरिकों को दी जा सकती हैं और क्रमशः दी भी जा रही हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके आपके संविधान के भाग 4 में आपके यहां डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 36 से अनुच्छेद 51 तक है। कहां से, 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और इसी के अंतर्गत राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है कि सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस सेशन का 7वां सवाल है,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज सिस्टम की बात हो रही है यहां पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया है, और पंचायती राज का प्रावधान आपके अनुच्छेद 40 में किया गया है। आर्टिकल 40 में इसका वर्णन सबसे पहले किया गया है, इसको लागू किया गया, इसके लिए संवैधानिक संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसे एक जो है वैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन सबसे पहले इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं, और इसी के बीच में आएगा आपका अनुच्छेद 40। तो आर्टिकल 40 में है पंचायती राज की व्यवस्था। गांधी जी का सपना था कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित हो, और गांधी के उस सपने को साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया था। और जब भारत के पास व्यवस्था हुई, मतलब अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया 1992 में। तो ये जो है प्राथमिक तौर पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस सेशन का 8वां सवाल होने जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन चारों में से कौन सा है? समान नागरिक संहिता। ठीक, समान नागरिक संहिता मतलब सिविल कोड की बात हो रही है, सिविल कोड है या नहीं। दूसरी, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और विधि के समक्ष समानता। तो अगर विधि के समक्ष समानता की बात करें तो आर्टिकल 14 में है ये। ठीक, विधि के समक्ष समानता। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 25 में है ये। और अगर आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 में है, 19 में। अब बचा एक समान सिविल संहिता। ठीक, सिविल कोड की बात हो रही है, तो सिविल कोड की व्यवस्था की गई है आपके संविधान के आर्टिकल 44 में। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है, और अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा 36 से 51 के बीच में। और भारत का एकमात्र राज्य है गोवा, जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता का मतलब यह होता है कि भारत का वह राज्य जहां पर यह लागू होगा वहां पर सरकार सभी के लिए समान कानून रखेगी। मतलब कि वहां पर कार्य के लिए व्यक्ति नहीं बल्कि प्रशासनिक अभिकरण जिम्मेदार होगा। आपको डीएल बनवाना है तो आपने अगर दे दिया एप्लीकेशन तो 15 दिन के अंदर डीएल मिलना है तो मिलना ही है। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है बल्कि वह प्राधिकारी जिम्मेदार होता है जिसकी जिम्मेदारी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की है। यह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ गोवा में लागू की गई है। भारत के शेष 27 राज्यों में, क्योंकि अब राज्यों की संख्या 29 नहीं रही, कल से परसों से ये 5 अगस्त से यह व्यवस्था बन गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है अब आपकी 9 और राज्यों की संख्या घट के हो जाएगी 28। तो ये नई व्यवस्था आपको मिलने वाली है, जल्दी ही इसका अमेंडमेंट आएगा और आपके आंकड़े बदल जाएंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। 9वें क्वेश्चन में देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? ये राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना यह आपका मौलिक कर्तव्य है। यह आपका नीति निर्देशक तत्व है। यह काम सरकार का है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थाओं का रक्षण करे और उनके जो है सुरक्षा प्रदान करे उनको। क्लियर? तो यह आपका नीति निर्देशक तत्व होगा, मौलिक कर्तव्य नहीं।
अगला सवाल और लास्ट सवाल इस अग्नि परीक्षा सीरीज का आज के, कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। तो जब बात मौलिक कर्तव्यों की आती है तो यहां पर थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में। कब? 1976 में। और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा 1976 में। इसके लिए जो सिफारिश की गई थी वो उस समिति के अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह महोदय। स्वर्ण सिंह महोदय ने मात्र 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन संसद ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े और उसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसमें एक और ऐड किया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में है। और वो मौलिक कर्तव्य जो आपके संविधान में दिया गया है उसमें एक मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एवं सुधार। तो ये कहां पर है? भारत के संविधान में ये दिया गया है, आपके मौलिक कर्तव्यों में नहीं दिया गया है, बल्कि आपके डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का जो है संरक्षण करे। इसके लिए भी यही संविधान संशोधन हुआ था और आपके संविधान में 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 39A, 43A और 48A। तो ये कर्तव्य बताया गया किसका? नागरिकों का। किसके थ्रू? यहां पर। ठीक, अनुच्छेद 48A में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार में जब बात सरकार की आती है कि यह सरकार का दायित्व है तो वहां पर 48A होगा। लेकिन बात जब नागरिक की आएगी कि यहां पर इस प्रश्न में क्या विकल्प दिया गया है? नागरिक विकल्प दिया गया है। तो नागरिक के लिए आपका अनुच्छेद 51A होगा। तो यहां पर डीपीएसपी में अगर यह पूछता है, यही क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में आ सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा कि यहां पर नागरिक की जगह अगर सरकार लिख दे कि भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि यह सरकार का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और सुधार करे, तो आंसर होगा 48A। और अगर नागरिक की बात करता है तो आंसर होगा 51A। तो इस क्वेश्चन का रियल जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है 51A। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस बात को। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अगर सरकार का कर्तव्य तो आर्टिकल 48A, अगर नागरिक का कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य आपका 51A में है। क्लियर? तो आपके 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 51A। क्लियर?